नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आज मैं विद्यार्थियों से मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि लगातार के स्टूडेंट के कॉल भी आते हैं, बात भी होती है, पर कुछ सवाल उनके दिमाग में होते हैं और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट के दिमाग में सवाल जायज़ हैं। बहुत सारा मार्केट ऑनलाइन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और बूस्टअप करना, मिसगाइड करना, ये साथ साथ चलता है। पर मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखकर कुछ बातें उसे ज़रूर समझ में आ जानी चाहिए, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए और किस समय किन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि हम सही समय पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सही निर्णय नहीं लेंगे तो रिजल्ट की अपेक्षाएं जो हम अपेक्षा करते हैं रिजल्ट से कि हमें मिले, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए और वो बातें जो आपको 100% ध्यान में रखकर ही पढ़ना चाहिए। और इसके साथ मैं नहीं कहता पॉलिटिकल पॉइंट से ही जुड़िए, पर मैं ये कहता हूं कि जिससे भी जुड़िए वो एक जांच परख जो है और उसका रिजल्ट जो है ये देखकर जुड़ना चाहिए। केवल और केवल एजेंट के भरोसे और गैंग के भरोसे जुड़ जाओगे तो मामला कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाओगे। और विद्यार्थियों, खास बात यह है कि भर्ती 5 साल में एक बार पूरी होती है। ये सत्यता है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। भले देख लीजिए पीछे से, एक भर्ती का बातें होने से लगाकर आदमी के पूरी होने तक 5 वर्ष लगते हैं, और यदि 5 वर्ष कहीं एक छोटी सी गलती के कारण चूक जाएं तो उसमें मेरी ख्याल से दोषी बाजार नहीं है, हमारा निर्णय है। सीधी सी बात है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं वो बात यह है पॉलिटिकल पॉइंट पर कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, तो पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी कर रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की या किसी भी की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस विद्यार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये, और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पेपर वो है जिसके अंदर विद्यार्थियों जीके हैं और इसके साथ साइकोलॉजी है। ये वो पेपर है। साइकोलॉजी पहले सेकंड पेपर में होती थी, आजकल सरकार ये डिसीजन, अभी तक तो फॉर्मली तो नहीं मगर ये तय माने कि ये पेपर जो साइकोलॉजी है वो यहाँ आ गई, अर्थात इस पेपर में जो जीके की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी और साइकोलॉजी अपने आप में प्रभावी हो जाएगी। 30 सवाल जो उनके पेडागॉजी और जो मेथड्स के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस पेपर पर मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट टाइम में जब तक भर्ती नहीं है तब तक साइकोलॉजी को छोड़कर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो बातें तय नहीं है। लोग जो पढ़ा रहे हैं ओल्ड सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। मैंने कहा मार्केट में हितों को देखकर बात होती है, करेगा वो बात अपने हित का करेगा, वो कभी आपके हित की नहीं करेगा। और मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपके हित की बात, मैं ये कह रहा हूं कि मैं केवल ये कहने आया हूं एक स्टूडेंट के लिए। आप खुद लॉजिकल है, तार्किक है, विवेकशील है, बुद्धिमान है, आप निर्णय खुद देखिए कि वास्तविकता क्या है। हमें वास्तविकता के बारे में बोलने से कभी नहीं कतराना चाहिए।
और जब इथिकल प्रोफेसर एक आपका प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन में आपको भले कोई है उसको अपनी इथिक्स का पालन करना चाहिए। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो हमारा साध्य होना चाहिए, वो हमारा मकसद होना चाहिए। फर्स्ट पेपर में जीके और जीएस पर कभी भी अभी घुसने की जरूरत नहीं है। इसको विद्यार्थियों बाद में आप देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में आराम से देख लेंगे। ये टाइम रहेगा आपके पास भर्ती आने के बाद भी। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि आप जीके की तैयारी करें। मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं कि साहब फर्स्ट पेपर में कौन सा देख लें, किसका कोर्स ले लें, क्या कर लें। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी आप फर्स्ट पेपर पर ध्यान ही मत दो, साइकोलॉजी पढ़िए। मैं ये मानता हूं कि वो आप पढ़ते हैं, यदि थोड़ा बहुत भी टाइम का ही लगता है, आपको लगता है कि अभी अच्छा पढ़ा रहे हैं ये, और वो भी यदि प्रिपेयर करें तो विद्यार्थियों यदि आपके आसपास कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है, पर बढ़िया होना चाहिए। सिलेक्शन आपका प्रोफेसर का जो है, विद्यार्थियों प्रोफेसर का सिलेक्शन करें कि वो पढ़ाने वाला आदमी कैसा है, ये आपका स्वयं का होना चाहिए। आप देख कर करें, एक नहीं परख कर करें। बंद किसी भी डिब्बे को नहीं खरीदें, डिब्बे में कुछ भी हो सकता है। और आपको बता दूं, एक बार आपका पैसा लग गया आप उसे छोड़ नहीं पाओगे और वहां फंस के रह जाओगे। मैं एक ही बात कहता हूं कि आप पूरा परखिए, देखिए आराम से, और आपको लगता है कि क्वालिटी है, आपको लगता है कि मुझे समझ में आता है, आपको लगता है कि उसमें पूरे सवाल पीछे से आ रहे हैं, पेपर जांचिए और जांच कर लीजिए। मैंने देखा है लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि कोर्स जारी करते हैं, एग्जाम के बाद उसको तुरंत बाद हटा देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं पिछली बार आया नहीं, अब नया कोर्स लॉन्च करते हैं। क्यों करते हो हर बार कोर्स लॉन्च? आपका पिछला कोर्स बढ़िया था, चलने दो। आप क्या अपडेट करते हैं उसमें? और दूसरी बात, आप बताइए ना स्टूडेंट को कितने सवाल आए आपके, बताइए। केवल हर बार आप मार्केट में गैंग खड़ी करके गंदगी फैलाकर लोगों को ठग कर आप ऐसे करते हो, ये एथिकल नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, स्टूडेंट अपना देखे, कोर्स देखे, नोट्स देखे, और ये देखे कि क्या सवाल आए कि नहीं आए। भले पॉलिटिकल पॉइंट का है। मैंने पिछली बार कोर्स लॉन्च किया असिस्टेंट प्रोफेसर का, पहला मेरा ऑनलाइन कोर्स था असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैं बता दूं आपको, इससे पहले ऑनलाइन नहीं, मैंने ऑफलाइन पढ़ाता था। एग्जाम हो चुका है, अभी भी मेरे ऐप पर पड़ा है, और 50 से 70 वीडियो मेरे ओपन पड़े हैं, टोटल वीडियो। और कोई स्टूडेंट कहता है कि साहब ये वीडियो ओपन करो, मैं तुरंत ओपन करता हूं। 70 वीडियो ओपन है मेरा कंटेंट में, आप देखिए जाकर। नोट्स मेरे ओपन है, आप देखिए उसमें जाकर। इसके लिए केवल पॉलिटिकल पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, पैसा नहीं देना है। आप देखने में कुछ नहीं लगता है। और किसी ऐप में यदि ऐसा नहीं है तो उससे मत जुड़िए, क्योंकि वहां बंद में आपको क्या दे रहा है आपको नहीं पता है। किसी के कहने पर नहीं, देखकर उनको कहिए ना, आप खुला रखिए ना साहब आपका माल, हम 2 दिन देखते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? 2 दिन देखने से आपके माल में कुछ गड़बड़ नहीं होनी है। अरे भाई गेहूं लेने जाते हैं ना मार्केट के अंदर, बढ़िया बोरी में हाथ डालने से मना नहीं करता है, डालिए साहब, देखिए आराम से देख के लीजिए ना। आप कणक लेना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है? यदि आपका मैटर बहुत बढ़िया है तो हम ले लेंगे। दूसरी बात, आपको हटाने की कहां जरूरत है। तीसरी बात, आपसे 15 दिन की जारी, खुद की पास जारी नहीं कर सकता वो आदमी, क्या पढ़ाता होगा? और उसके बाद माफी मांगते। अरे बेशर्मी की हद होती है जब आकर तुम ये कहते हो कि इस बार कंटेंट बढ़िया नहीं था, अब की बार हम कोशिश करेंगे और प्रयास करने की जरूरत। चोरे को 5 साल मिलते हैं साहब, चोरे को 5 साल जिंदगी में, और 5 साल में एक बार भर्ती आती है, वो टूट जाता है, 5 साल बाद वो वापस खड़ा नहीं हो सकता। उसके पास में इतनी ताकत नहीं है कि हर बार कपड़े बदल बदल कर वो आपके सामने आपकी तरह वो खड़ा हो जाए। उसके पास एक ड्रेस थी, वो आपने बैठ के उसने देख ली, उसके बाद वो क्या करेगा? उस बच्चे के साथ क्या बीती होगी? ये जवाब या तो यहां देना पड़ेगा या कहीं और देना पड़ेगा, मगर देना तो पड़ेगा। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, मैं एक ही बात कहता हूं, भले कोई है, खुदा है, कोई मार्केट में कुछ कह रहा है, क्या चल रहा है छोड़िए, आप पहले जाइए, ठीक है, कोई कहता है कोई नहीं, आप आराम से देखिए,
उसका कोर्स ओपन है क्लासेज तो ही, ओपन नहीं तो क्या देखोगे। मैंने देखा कई लोग तो ओपन रखते ही नहीं है, किसी लड़के को जांचे में देख के कहता है एजेंट छोड़ रखे हैं, तो ऐसे फंसा 10 लोगों को, तेरे को फ्री रखेंगे। देखो, एक एक कंटेंट देखो, पढ़ाया कैसे जाता है वो देखो और फिर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना तो है ही ना। और मैं नहीं कहता कि भाई हर कोर्स से 100% सवाल आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं, मगर कम से कम आप अपनी सिलेक्शन की मेरिट से 30% ऊपर नंबर तो दो। सवाल आए 15-20, फिर वो तो सब जगह जा रहे हैं, आप किसी गाइड लाते तो भी आता, उसमें क्या खास बात है, उसमें कोई खास बात नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी किससे लें कोई मतलब नहीं। एक बात, पॉलिटिकल का सेकंड पेपर ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया कि पहले इसमें 120 सवाल होते थे, आजकल इसमें विद्यार्थियों 150 सवाल पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस के आएंगे, यानी ये पूरा का पूरा पेपर पॉलिटिकल साइंस का ही होगा। यानी जो सिलेबस है उस सिलेबस में 30 सवाल और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी आप सोचिए इस पेपर सेकंड की कितनी वैल्यू बढ़ गई। ये मेरिट का हार्ट हो गया, आधार हो गया, इसके बिना कुछ भी नहीं होना है, और होना चाहिए, क्योंकि लेक्चर आप पॉलिटिकल साइंस के बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बढ़िया होना चाहिए। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि कुछ टॉपिक है जो तारतम्यता से पढ़ने पड़ते हैं, और कुछ टॉपिक है जो आप स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे थॉट, यदि आप थॉट पढ़ते हैं तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में जब आपका फ्री टाइम होता है, सबसे गोल्डन एज होता है, जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरा ये मानना है कि उस समय आपको थॉट पढ़ना चाहिए, और थॉट में भी वेस्टर्न थॉट आपको पहले पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये एबीसीडी है पॉलिटिकल साइंस की, एबीसीडी। आप यदि इसको बहुत अच्छे से सीख लोगे तो मैं आपको बता दूं कि आप बस, क्योंकि आपको पता है बच्चे के एबीसीडी में भी ए, बी और सी, डी ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्स, वाई, जेड यूं ही सीख जाता है बच्चा, तो ये वो चीज़ है, इसलिए इस पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और वेस्टर्न में 9 थिंकर है विद्यार्थियों, 9 के 9, ग्रीक थॉट, प्लेटो और एरिस्टोटल, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना चाहिए। इसमें कुछ खास है, और खास ये है, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। इस आपको समझे बिना यदि आप कहीं शुरू कर दोगे अपना काम पढ़ना तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। एक तो इसके अंदर है ग्रीक थॉट। अब ग्रीक थॉट में इंपॉर्टेंट थॉट है वो है एक तो प्लाटोन एंड एक एरिस्टोटल। ये 2 ही थिंकर है, पर जब पढ़ें तब आप आसपास की ध्यान रखें। सवाल केवल आप यहाँ ही नहीं, इससे पूरा भी, जैसे सॉक्रेट्स पढ़िए, इसके बाद में भी रोमन काल के थिंकर्स को पढ़िए, सिसरो है, सेनेका है, पोलिबियस है वगैरह, इनको भी ध्यान रखें, एक्विनस तक आते आते आइए। उसके बाद में एक थिंकर है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जनक जिसको कहते हैं मैकियावेली। ये मैकियावेली सीधी आ जाता है, यानी प्राचीन से सीधा बीच में आ जाते हैं, ब्लैक एज को छोड़ देते हैं, अराजनीतिक युग था जो, उसको हम नहीं लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों सामाजिक समझौतावादी विचारक, खासतौर से व्यक्तिवादी जो लोग हैं कुछ, और आदर्शवाद, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है व्यक्तिवादी, बहुत बड़ा व्यक्तिवादी आप कह सकते हैं, एक तो हॉब्स, दूसरा हम कह सकते हैं उदारवादी, लॉक, यानी एक तो पढ़ेंगे हॉब्स, एक पढ़ते हैं लॉक, एक पढ़ते हैं रूसो। रूसो जो है वो आदर्शवादी है, रोमांटिक पॉलिटिशियन है। तो ये अपन बात करते हैं इन तीनों की। उसके बाद आता है उपयोगितावादी, 2 थिंकर, एक आता है बेंथम और एक आता है विद्यार्थियों बेंथम के साथ में जॉन स्टुअर्ट मिल। ये थिंकर ऐसे पढ़िए। और उसके बाद में केवल एक है मार्क्स, मगर मार्क्स से पढ़ने से पहले उस समय के जर्मन आदर्शवाद वगैरह को पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी हीगल वगैरह को आप नहीं पढ़ेंगे तो उसमें बाद आप मार्क्स की फिलॉसफी सेट नहीं कर पाएंगे, उसकी राजनीति को आप ठीक नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपको थिंकर सबसे पहले पढ़ने चाहिए। पॉलिटिकल पढ़ने का कायदा है, क्योंकि इससे आप बहुत सीख जाएंगे। राज्य क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, संपत्ति क्या है, न्याय क्या है, कानून क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है, और हर एक की ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हर एक की, प्लेटो के हिसाब से क्या है, एरिस्टोटल के हिसाब से क्या है,
आपको ये चीज़ हॉब्स लॉक रूसो के हिसाब से क्या है, बेंथम मिल के हिसाब से क्या है, मार्क्स के हिसाब से क्या है, और इसकी फिलोसॉफिकल ग्राउंड बहुत बढ़िया कर दीजिए। ये आपका गोल्डन स्टडी का एक मैं आपको बता दूं टॉपिक भी है, और गोल्डन टाइम में ही इसको पढ़िए, आपका जब फ्री टाइम होता है सबसे पहले ये पढ़िए। उसके बाद विद्यार्थियों आप पॉलिटिकल में पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट से पहले स्टूडेंट को कई बार कहता हूं कि थोड़ा सा आप आइडियोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आइडियोलॉजी को देख लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा है तो आइडियोलॉजी आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगी। जैसे आपको उदारवाद, समाजवाद, समुदायवाद, अराजकतावाद, ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें जो वाद आप पढ़ते, सिलेबस नहीं है ये, फिर भी आप उसको देखिए पढ़िए। ये मैंने सिलेबस जो हैं ये आपके ऐप पर मैंने डाल रखा है, मेरे पॉलिटिकल पॉइंट ऐप का जो कोर्स है, नया कोर्स अभी लॉन्च किया और पुराना है उसके अंदर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने लिखा भी है कि उसके बाद आप ये पढ़ें, है ना, तो आप उस हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद में विद्यार्थियों आपको पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमारा कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, एक कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षता। ये पुराने सिलेबस के हिसाब से नया कुछ होता है तो जुड़ जाएगा, मगर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी नया जुड़ जाएगा। लॉ जुड़ सकता है, एक चीज़ नया जुड़ जाए, लॉ जुड़ जाए, विकास जुड़ जाए, इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगी, मगर यही रहेगा सिलेबस, क्योंकि इसमें चेंज कुछ नहीं होना। इसमें क्या चेंज होगा मुझे बताओ? कोई चेंज नहीं होना, इसमें कोई चेंज नहीं होना। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, लौकिकीकरण का कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप आराम से पढ़िए, इनको ध्यान में रखकर पढ़िए। इन चीज़ों को यहाँ पढ़ा है आपने, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, तो यहाँ आपको यहाँ आते आते आपको समझने लग जाएगा हाँ क्या है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए उसके बाद में विद्यार्थियों आपको थ्योरी पर जोर देना चाहिए। यानी सब ये थर्ड टाइम पे देखना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो थ्योरीज है या सिद्धांत है वो सिद्धांत कैसे बने, जैसे स्टेट क्या है, मान लीजिए संप्रभुता क्या है। अब आपने यदि यहाँ पढ़ रखा है ना तो आप क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ कि मैकियावेली के बाद आपने यदि बोंदा देख रखा है, आपने ग्रोशियस देख रखा है, फिर आपने यदि मान लीजिए थोड़ा हॉब्स देख रखा है, संप्रभुता आपके सेट होती जाएगी। लॉक देखोगे आप, यदि लॉक के बाद में यदि जीन जैक्स रूसो देखोगे तो रूसो देखते ही आपको पता चल जाएगा हाँ यार यह आदर्शवादी है, ये लौकिक संप्रभुता का है, ये राजनीतिक संप्रभुता है, ये कानूनी संप्रभुता है। ये आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सेट होते जाएंगे। और स्टेट है या मान लीजिए संप्रभुता है, बहुलवाद है, ये चीज़ें परंपरागत दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है, ये आपके सिलेबस में। और सिलेबस आप एक बार नहीं 2-3 बार खंगाल के देख के फिर पढ़ना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद ये पेपर के बाद में एक आता है आपका विद्यार्थियों, वो आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी चाहिए, और इसमें खास तौर से थ्योरी का जो पार्ट है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो थ्योरी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरी, ये उसके बाद थ्योरी के बाद ये पढ़िए जिसमें आपको व्यवस्था सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, ये राजनीतिक विकास पढ़ना पड़ेगा, और राजनीतिक संस्कृति पढ़नी पड़ेगी। ये 4 कॉन्सेप्ट है, बस ये पढ़िए। उसके बाद में 4 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। मेरा ये मानना है कि चाइना भी आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों में यदि कोई मिस्टेक आएगी, सवाल में गलत में तो हो ही सकता है, उत्तर में तो हो ही सकता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। ठीक है, अब उसके बाद कंपेरेटिव के बाद आपको पास में रही, एक तो रही इंडियन पॉलिटी, क्लियर बात है, और दूसरी बात रही इंटरनेशनल पॉलिटी। बहुत सिंपल सिलेबस है ये, कुछ सिंपल, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देने की इतना आप देखें ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि दिमाग में सेट पहले करना जरूरी है। हाँ, दूसरा है इंडियन पॉलिटी में विद्यार्थियों कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तारतम्यता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पढ़े तो बहुत ढंग से पढ़ें, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखें। यहाँ आपके पार्ट के अंदर बहुत गहराई होना, डिफ आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए और हर बात समझी हुई होनी चाहिए कि हाँ ये गलती है, यहाँ ये हुआ, अच्छा इस काल में ही ये हुआ, है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ और बताना चाह रहा हूँ, आपको यदि ध्यान रहे तो गहराई के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, अब आर्टिकल में आप ये भूल जाओगे, आप लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। जैसे इस बार आपको कहेंगे कि साहब ये सवाल पूछ लिया इस आर्टिकल का, हमें तो याद ही नहीं रहा। नहीं भाई, क्लियर बात है, वो मेरे कोर्स से भी वो सवाल नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज में यदि कहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि वो उठा के पूछेगा कि विकास इसमें से किस है, तो आपको केवल आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए ये स्टेट यूनियन सेंट्रल रिलेशन से रिलेटेड हैं और ये उनके फाइनेंस रिलेशन से रिलेटेड हैं या प्रशासनिक रिलेशन से रिलेटेड हैं, तो इस आर्टिकल में ये, और गैप बहुत होता है, तो वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, समझ काम आती है। आप कोई 200-395 आर्टिकल रट के बैठ जाओगे तो नहीं होगा काम। कभी भी मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट को कि आप बेर एक्ट ला के पढ़िए, मैं कह रहा हूँ बेर एक्ट अपने पास रखिए। अब का आपको कहीं लगता है कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को आप देख सकते हैं, क्योंकि बेर एक्ट में जो लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। ये ज़रूरी बात है। किताबें जो पढ़ें, जैसे मैं तो आपको यहाँ कहता हूँ कि ऐसी किताब पढ़िए जो आपके कम से कम बहुत वैलिड है। लक्ष्मीकांत वगैरह फेल हो चुके हैं, अब वो चीज़ें आपको पढ़ के यहाँ कुछ प्राप्त कर लोगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर विद्यार्थियों दो है, एक थियोरी है, थियोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर एंड यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी उपागम, 2-4 उपागम हैं जो बहुत सिंपल है, मगर इसके साथ बाकी उपागमों को भी थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर विद्यार्थियों जो प्रैक्टिकल है वो कोल्ड वार के बाद की पॉलिटिक्स है। आफ्टर कोल्ड वार जो कुछ हुआ वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पड़ोसी देशों के संबंधी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएनओ से लगाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन तक जो भी हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें लेनी पड़ेगी। G20 वगैरह, G20 सिलेबस में नहीं है, मगर G20 का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल G20 से भी उठ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बात, मैं कई स्टूडेंट को कहता हूँ यहाँ से सवाल उठना है और वो उठते हैं। इसका कारण है जैसे G20 का सवाल अभी हुआ यदि हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, और उसमें यदि सवाल नहीं आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में तो कहाँ आएगा, और आया। बस ये है कि उस समय आप थोड़ा सा पढ़िए और हुबहू आता है। देखिए ये कुछ नहीं है, आपकी लैंग्वेज, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने समय आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त रखें तो ही काम होगा। क्या पढ़ना है, क्लियर। अब सवाल है कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ें, और यहाँ विद्यार्थी कुछ गलतियाँ करता है, और वो गलती ये करता है कि या तो पढ़ने वाले ट्यूटर को ठीक नहीं सिलेक्शन करता, बहकावे में आ जाता है, ऑफर के लालच में चला जाता है, गैंग और एजेंटों के चक्कर में फंस जाता है, या मार्केट में पैसे की ऐड में फंस जाता है। कहीं न कहीं वो फंसता है और कोई फंसा लेता है, पता नहीं चलता। पर मैं एक आपसे यह कहूँगा कि आप कोर्स को देखकर, परखकर, वीडियो देखकर, टेस्ट देखकर, क्वालिटी देखकर, पिछला रिजल्ट देखकर फिर ले। केवल ये फोटो खिंचवा दे स्टेज पर 50-100 को 500 रुपये पकड़ा के, बहुत है, मुझे पता है। पिछली बार के मेरे स्टूडेंट के ही वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, मैंने उनसे बाद में पूछा कि साहब बुला दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? तुम किसी को धोखा दे रहे हो, अपने दोस्तों को धोखा दे रहे हो, फ़र्क पड़ता है, इसलिए ध्यान रखो। अब एक है पढ़ने का तरीका, वो तो है विद्यार्थियों बुक, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको कह दूं किताब का कोई विकल्प नहीं है, बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्योंकि हम किताब के बारे में ही गड़बड़ करते हैं कि पढ़ने में कौन सी किताब पढ़ें। तो एक तो हमारा थॉट जो है, थॉट में विद्यार्थियों जो वेस्टर्न थॉट है
उस वेस्टर्न थॉट में सबसे बेहतरीन किताब आती है, वो आती है रामास्वामी और मुखर्जी की किताब। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रकाशित पुस्तक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालती है इस किताब का प्रकाशन ही दिल्ली का हिंदी निर्देशालय है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया शानदार किताब लिखी हुई है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई उसमें एक दा थिंकर एक्स्ट्रा है तो वो कोई बात नहीं, छोड़ दो। दूसरी किताब आती है विद्यार्थियों पीडी शर्मा की। पीडी शर्मा की किताब हमारे यहाँ मिल जाती है बाजार में, कोई आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी मिल जाएगी। और तीसरी किताब जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से आती है, और तीसरी एक वीपी वर्मा की किताब आती है। ये किताब थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, पुरानी किताब है, या इस मामले में पुरानी किताबें ज़्यादा मायने रखती है। फॉस्टर की भी किताब आती है, मगर फॉस्टर में आपके अलग अलग भाग है तो वो लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये किताबों में से कोई भी किताब ला सकते हैं। एक मलफर्ड सिबली की किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब आती है, ये हिंदी में आती है ना, ध्यान रखना, अंग्रेजी में नहीं है। मुझे पता है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं हिंदी मीडियम से ही बात कर रहा हूँ। ये किताबें आती है, एक किताब ले लीजिए, कोई भी एक किताब ले लीजिए, 2 3 4 का सिलेक्शन मत करिए, कभी मत करिए। किताबें आप भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स की भीड़ करने की जरूरत। मैंने देखा है लोगों को 100 किताबें, ये किताबें पढ़ लो, ये नोट्स भी पढ़ लो, मुझे भी पढ़ लो और उसको भी पढ़ लो। क्या पढ़ लो यार? मैं कहता हूं या तो मेरे से पढ़ लो या ये पढ़ लो। ये पढ़ते हो, मेरे से नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ सकते किताब मेरे से पढ़, सीधी सी बात है। इंडियन के अंदर आप केवल और एक किताब ला सकते हैं, वीपी वर्मा की किताब आती ला सकते हैं। और यदि आपके पास पुखराज जैन वगैरह की किताब पढ़ी हुई है, इट्स ओके, एक ही पढ़नी है, केवल आपके जो थिंकर है उसको ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। कॉन्सेप्ट्स एंड थियरी मेरे लिए सबसे बड़ी किताब, मैं ये मानता हूं कि या तो आप एस.एल. वर्मा की किताब ले आओ, पर इसकी लैंग्वेज हार्ड है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज जो लिखता है वो ज्ञान सिंह संधू लिखता है। इससे बेहतरीन कोई लैंग्वेज किताब की अच्छी सिंपल नहीं है, इससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई समझा नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई काम अच्छा कर नहीं सकता। ज्ञान सिंह संधू, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है, आप ला सकते हैं, बाजार में मिल सकती है, दिल्ली से मंगवा दीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी ये किताब। एक तो ये, या ये, इसके साथ एक किताब आप जरूर पढ़ दें, वो ओपी गाबा की जो किताबें हैं इसको पढ़ सकते हैं। यदि ये आप किताब लाते हैं विद्यार्थियों, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि और कुछ भी नहीं लाना। हाँ, सीबी गैना लाते हैं तो सीबी गैना की, यदि एस.एल. वर्मा लाते हैं तो सीबी गैना की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यदि आप ज्ञान सिंह संधू लाते हैं तो सीबी गैना को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपेरेटिव थियरी जो है वो सीबी गैना की बढ़िया है, तो वो आप ला सकते हैं। इसके बाद की बात रही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आपको किताबें लाते समय ये ध्यान रखना है कि वो ही किताब लाइए जो आप एक से पूरा हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ते हैं, इसलिए एक तो मैं कहूँगा या तो पुरानी किताब बी.एल. फड़िया की पढ़ी है या पी.डी. शर्मा की किताब हो, तो ये आती है विश्व के प्रमुख संविधान, उसमें 4 संविधान आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पर, और वो बहुत जनरल पढ़ने हैं। थियरी के लिए मैंने आपसे कह दिया, वो ले आइए, या आप इसके लिए किताब ला सकते हैं सीबी गैना, जिसके अंदर कंपैरेटिवली ही पढ़ाया हुआ है, तो वो ला सकते हैं। सीबी गैना, बी.एल. फड़िया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन, ये मत लाना, यही नहीं उसकी कंपैरेटिव थियरी के लिए, ये केवल और केवल जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही इसमें मिलेंगे, तो आप ये ला सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक ही बात मैं आपसे कहूँगा, एक ही किताब लानी है, पुष्पेश पंत की किताब आती है बाजार के अंदर, मिल जाती है, वो किताब ले आइए। और इसके सिवाय आप पढ़ना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज टाइम्स करके एक पत्रिका आती है, वो पढ़ सकते हैं, या कोई पत्रिका जो करंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेख आते हैं या उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती है, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल पढ़िए, ज़्यादा किताबें चक्कर मत बचिए। यहाँ ऐसा नहीं 4-5 ले आओ, एक लानी है, यहाँ 4-5 नहीं लानी है, एक लानी है, यहाँ एक लानी है, 3 लिखाया, लानी एक है, जो मिले वो लानी है। क्लियर बात ही है, ऐसा नहीं मैं आपको कह दूँ रामास्वामी मुखर्जी ले आओ और आपको नहीं मिले, आपके हिसाब हमारे तो मिल ही नहीं रही, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही इंडियन की।
इंडियन में एक तो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं मानता हूं कि ए एस नारंग की किताब आती है, बहुत सिंपल छोटी सी किताब है, 100-150 रुपये की किताब है, बड़ी छोटी किताब है। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह उसमें बहुत अच्छी राजनीति के बारे में एक तारतम्यता के साथ लिखा है और सवाल वहाँ से कवर हो जाते हैं। बड़ी किताबें ज़रूरी नहीं है कि सवाल कवर करती हो, वो सवाल कवर कर लेती है। और दूसरा आपके बहुत बढ़िया किताब आती है डी बसु कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इससे बढ़िया कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं है हिंदी वालों के लिए डी बसु से, है ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और पार्लियामेंट आपको पढ़ना है, और पार्लियामेंट के बारे में तो एक सुभाष कश्यप की किताब है। आप कहेंगे साहब आप किताबें तो बहुत सारी लिखा रहे हो, देखो डी बसु और नारंग ये तो लानी ही लानी है, ये लाना चाहो तो ले आओ, नहीं लाओ तो आपको यहाँ ऐसी बात नहीं है कि ये बातें यहाँ डी बसु से भी आपको सीखने को मिल जाएगी। ये तो रही किताबों का जमाना, या किताबों का एक कहते हैं ना पूरा बूम की कौन सी किताब, 5-7 किताब से ज़्यादा आपके टेबल पर नहीं होनी चाहिए, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर बस उसको किताबों में विद्यार्थियों खास बात है कि आप किसी भी चीज़ को, ये जरूरी नहीं है कि कितनी पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री नहीं है। आपने कहा है ना पॉलिटिकल साइंस इतिहास नहीं गणित है, रेखा गणित है, तो ये ज्योमेट्री, ये समझ का सब्जेक्ट है, समझ का ये सैद्धांतिक सब्जेक्ट है, एक आधार है, अवधारणाएं विचारधाराओं पर टिका हुआ है, इसलिए इसको समझना पड़ता है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती। लोग मुझे पता है इतिहास की तरह राजनीति पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, देखो हमारे से बढ़िया कोई क्या पढ़ाएगा, देख लीजिए आप, मत फंसिए जालों में। दूसरा, आप यदि लेना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स, एक तो ऑफलाइन का ये रही बात। ऑनलाइन में मेरे पास 2 कोर्स हैं, मैं पॉलिटिकल पॉइंट का हूं इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट से बात कर रहा हूं। अब आपको चाहिए कि किसी और का ले, भले ही लें, पर मैं ये कह रहा हूं किसी से लेते हैं तो आप एक बात जांच लीजिए, परख लीजिए, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, हर बात को। ओपन क्लासेस देखिए, टेस्ट देखिए, रिजल्ट देखिए, फिर जुड़िए। यदि मेरे कोर्स से आप जुड़ते हैं तो 2 कोर्स हैं, एक तो यह है कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग कोर्स है जो ऑनलाइन, जो सीधी सी बात है रिकॉर्डिंग है, और वो कोर्स जो है 4000 का है, कोई ऑफर नहीं देता, स्टूडेंट को पता है, पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं, यहाँ कोई ऑफर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही मैं यहाँ नहीं करता, ऑफर है ही नहीं मेरे पास, कोई दुकान थोड़ी, ये दुकान थोड़ी, इंस्टीट्यूट है, जिसका मेरा मिल रहा है वो ठीक है। दूसरा, जो क्लास रूम से आ रही है, सीधी क्लास रूम से रिकॉर्डिंग होके आ रही है, जिसमें हर बात मैं लिखाता हूँ, हर बात बोल कर कहता हूँ कि लिखिए, समझाने क्या, वो आप दोनों में ओपन पड़ी है, इसमें लगभग 50-60 के आसपास वीडियो ओपन है, इसमें भी अब 20-22 वीडियो आए हैं, चल रहे हैं वेस्टर्न थॉट, और डेली के 3 घंटे क्लास आती है, डेली यहाँ 3 घंटे क्लास आएगी, 3 का मतलब 2:45 हो सकती है, 3:15 हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा टॉपिक चलेगा क्लास चलेगी वैसा आएगा। इसके अंदर मैं टेस्ट लेता हूँ, वीकली टेस्ट लेता हूँ, 6 दिन जो पढ़ाऊंगा 7वें दिन टेस्ट होगा, टेस्ट का पेपर सॉल्व करवा के भी मैं वीडियो डालूंगा, इसका भी वीडियो आपके पास आएगा। हर चीज क्लास में, नो कट नो पेस्ट, कुछ नहीं, सीधा हूबहू कट होके आ जाएगा। हाँ, टेक्निकल मिस्टेक से यदि किसी क्लास में डिस्टरबेंस होता है, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, एक क्लास पिछले में आया था, लॉज के अंदर एक कट लगा था, तो वो जो कट लग गया वो कट आपका पूरा करके उसमें डाल दिया जाएगा। यदि मान लीजिए वो क्या टेक्निकल, कई बार इशू लाइट का कहीं लोड ज़्यादा हो गया, ऐसा हो जाता है कई बार। मेरे ख्याल से मेरे पिछले 20 दिन में 1 दिन हुआ है जहाँ पर आधा घंटे का कट लग गया, तो वो बात अलग हो सकती है। टेक्निकल इशू की बात कोई किसी के हाथ की बात नहीं है, और मैं नहीं कहता मैं साउंड हूँ, बस ये है मैं खुद ये काम करता हूँ, कोई एजेंट नहीं है, सीधी बात करता हूँ, हर स्टूडेंट से सीधा जवाब देता हूँ, कुछ भी पूछता है अपनी बात मेरे से मैं कहता हूँ, जरूरी नहीं है आप जुड़िए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये दुकान नहीं है कि आपका यदि हमारे ग्राहक हो तो ही मैं जवाब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम ऐसा नहीं है कि चाय हम तब पिलाएंगे, चाय तब मंगाएंगे जब आप यहाँ से गुड़ का कट्टा लोगे ना। आप माल देखिए, अच्छा लगता है तो लीजिए, और अच्छा लगता है तो और स्टूडेंट को भी कहिए,
कहिए, वो आपके हैं, वो आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं, उनको कहिए। और अच्छा नहीं लगता है तो भी कहिए, क्योंकि वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये बात आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे हम इंपॉर्टेंट, नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके दोस्त है, वो आपके साथी है, वो संघर्ष के साथी है, वो हम उम्र है, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर सफलता पाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे कोर्स देखिए, समझिए, अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मिल जाएंगे बाजार में। ऑनलाइन के ज़माने में कोई भी खड़ा हो जाता है किताब लेके। एक दो तो मैंने देखा, स्लाइड लेके आता है, ऊपर स्लाइड लगाता बोर्ड के, फिर पढ़ता है, ये लिखा। अरे शर्म कर यार, कम से कम यार पढ़ाना नहीं आता जिंदगी में कभी तो ये तो धंधा मत क्या करो। जब आप जो काम नहीं कर सकते वो क्यों करते? और ऐड पैसे की बात है, वो तो कहीं भी लगा लेते हैं। आपको पता है आज के टाइम में कहाँ कमी है, तो इसमें मत फंसिए। तो ये क्लास आएगी और इसकी जो रेट है वो विद्यार्थियों 8,000 रुपये है। ओल्ड स्टूडेंट को मैंने ऑफर देकर इसमें डाला है, क्लियर बात है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जो ओल्ड नहीं है और नया लेना चाहते हैं, मैं सजेशन यही दूंगा कि आप ये लीजिए। एक कोर्स कुछ नहीं, ये देखिए लिखा रहा हूं हर चीज को, आप देख सकते हैं। आराम से जाइए, पहले देखिए और फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करिए। और मैं ये मानता हूं ये कोर्स 5 महीने तक चलेगा और विद्यार्थियों 5 महीने के बाद ये आपके पास में रहेगा। ये पूरा कोर्स 2 साल तक आपके पास रहना है, इससे कोई नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी है। मैं मानता हूं 2 साल में एग्जाम हो जाएगा। और यदि 2 साल में एग्जाम, एक शर्त मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, कोई लगे कि नहीं लगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाने का काम मेरा है, मैं वैलिडिटी बढ़ा दूंगा। मगर एग्जाम तक आपके पास में ये कोर्स रहेगा। एग्जाम तक का मतलब ये नहीं एग्जाम आने के बाद हटा दूंगा, बाकी लोग ऐसा करते हैं, नहीं। पेपर मिलाइए, देखिए, जितनी आपके पास रखना है उतना रख सकते हैं। ओपन क्लास से देख सकते हैं, मैं देखता हूं लोगों को रिकॉर्ड करके देते हैं, एग्जाम होती हटा देते हैं, फिर नया लॉन्च करते हैं और शर्म ही नहीं आती, आकर कहते हैं की नहीं जो जारी करते 15-20 दिन तक अपने सब्जेक्ट की। जो पढ़ाकर भी पढ़ाने वाला की जारी नहीं कर सकता, पढ़ाया क्या होगा उसने? और की के बाद 10 बार संशोधन करवाता है और उसके बाद आकर कहता है। शर्म की हद तब होती है, इथिक्स पढ़ाने वाले की तब गिर जाती है जब वो कहता है हाँ, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। अरे तेरी मेहनत में 5 साल किसी के खा गए, जवाब उसके देने पड़ेंगे। कुछ ध्यान रखो। तो बच्चे हो, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बस इन चीजों को समझ के लीजिए, देख कर लीजिए। और एक एक मेरी क्लासेज 50 ओपन है। आप पहले पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का, मेरे कोर्स शुरू करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पेपर हुआ। इस बार मेरे कोर्स से 40 से प्लस 120 है। 140 स्टूडेंट 120 से ऊपर नंबर ला रहा है। और मेरे को एक स्टूडेंट नहीं मिला मेरे कोर्स का जो 100 से कम ला रहा है। मगर ये मैं नहीं मानता कि बहुत बेहतरीन हो गया। मैं ये मानता हूं कि आपके सवाल कितने आए हैं। तो देखना है तो जाकर देख लीजिए। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता देता हूं विद्यार्थियों, 80% सवाल सीधे टेस्ट जो हमारे नोट्स हैं उससे हैं और 90% सवाल कोर्स से कवर हो रहे हैं, क्लासेस से कवर हो रहे हैं। हूबहू, ऐसा नहीं है बाद में इंटरप्रिटेट करो, ये नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे। आप मेरे को पूछ सकते हैं देख करके ये सवाल आपका कौन सा है, मैं आपको कट करके भेज दूंगा कि ये देखिए ये सवाल यहां से आया। और आप देखना चाहते हैं तो सीधा नोट्स उठा के डाउनलोड करिए। मुझे पता है वीडियो नहीं देख सकते इतने सारे आप कहेंगे साहब हमें पता है, आपको पता है ये देख नहीं सकते। नोट्स देखो ना, नेहरू कौटिल्य नोट्स निकालिए, ओपन पढ़े, ओपन नोट्स तो देख ही सकते हैं आप, ओपन है ना, पैसे थोड़ी देने। देखिए और देखकर पता लगाइए कि हाँ कितना बेहतरीन है, आपका पता चल जाएगा। और देख कर ही लेना चाहिए विद्यार्थियों, देख कर ही ले। मैं विश्वास दिलाता हूं, यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, एक भी सवाल इंडियन पॉलिटी का यूपीएससी से बाहर आया? मुझे कहिए कि ये सवाल सर बाहर आया।
अब देखिए, अब एग्जाम हो रहा है और पढ़ाने वाले को यदि एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है और उसके बाद भी यदि सवाल बाहर से आ रहे हैं, वो समझा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब गलती प्रोफेसर की है, उनकी नहीं है। अपने बाकी चीज़ें जो आप अपना देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और मेरे नंबर जो हैं विद्यार्थियों, वो मैं आपको बता दूं, 98 29 51 35 08। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और कॉल करते हैं तो मिस कॉल करके छोड़ दीजिए, आपके पास वापस कॉल आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं सीधी बात करता हूं तो आपका फ़ोन अटेंड कर पाऊं, क्लास हो और कहीं हूं अटेंड नहीं कर पा सकता, ऐसी ज़रूरी नहीं। 100% आपको जवाब मिलेगा, 100% आपके पास वापस रिटर्न कॉल आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास यूजीसी नेट का भी कोर्स है, वो आप देख सकते हैं, उसका 6,000 रुपये रेट है, वो भी देख कर यदि आपको अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट जो होते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन होता है, आप देख सकते हैं, ओपन रखता हूं मैं, ये दोनों चीज़ें ओपन रहती है, ये भी आप देख सकते हैं, वीडियो भी ओपन रहते हैं, आप देख सकते हैं। एक एक चीज को देख लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए और फिर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ये 150 नंबर का पेपर, 150 सवाल है और 150 ही पॉलिटिकल साइंस के हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और अभी आप 5 महीने इसको दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सफलता दे दूंगा बस। और एक बार पढ़ने के बाद भले कोई टेस्ट देना कहीं का भी, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं का भी, पॉलिटिकल में वही प्लेटो रहता है, वही एरिस्टोटल रहता है, वो सॉक्रेट रहता है, वो स्वतंत्रता समानता रहती है। चेंज यदि कोई चीज़ चेंज होती है, कोई मान लीजिए आरपीएससी टॉपिक चेंज करती है, वो मैं पढ़ाऊंगा, उसको मैं कोर्स में डालूंगा। आपको ये नहीं सोचना है कि साहब उसका क्या होगा, वो भी पढ़ाएंगे। 2 साल के बाद आपको वैलिडिटी की जरूरत पड़ती है, आपको मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, वो निःशुल्क मिलेगी। हाँ, पर इसके लिए शर्त यह है कि आरपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ है तो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो चुके हैं अब कहो कि साहब अभी वैलिडिटी बढ़ाओ, ना, नहीं बढ़ेगी। हाँ, एग्जाम तक आपके पास में 8,000 का ये कोर्स रहेगा। बस ये बात है। कोई भी बात आपको जानकारी लेनी है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको लगता है कि मेरे को ये पूछना चाहिए, तो आप मेरे से सीधी बात कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेसर डायरेक्ट सीधी बात नहीं करता, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में चले जाए। हाँ, मेरे पास भी टाइम रहता कम है, मगर मैं वापस कॉल करके स्टूडेंट को टाइम देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बात वो मेरे से कहेगा, जो प्रॉब्लम वो मेरे से कहेगा, और उस प्रॉब्लम का जवाब जो मैं दूंगा वो दूसरा मेरा एजेंट नहीं दे सकता, बीच का आदमी नहीं दे सकता। वो तो 10वीं पास बिठा रखा है, 5,000 में वो क्या दे देगा, वो नहीं दे पाएगा। इसलिए आप सीधे से बात करें, आराम से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम आए आप, ज़रूरी नहीं है कोर्स लें, पर यह है कि आपको अच्छा लगता है, जुड़ते हैं तो जुड़िए, दोस्तों को कहिए, पर बात कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ये दुकानी शर्त नहीं रखता। मैं विद्यार्थियों, मैं आपको देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। बस ध्यान रखिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किससे सावधानी रखना जरूरी है, ये बात बहुत ज़रूरी है। यदि आप गलतियां करोगे, एक गलती 5 साल मांगती है और ज़िंदगी के 5 साल से वापस 10 साल नहीं होते। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। हमारे ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने से बढ़ती हो रही है। हाँ, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप केवल और केवल ये सोचते हैं कि राजस्थान की आरपीएससी ठीक है, नहीं, आप और भी स्टेट में जहाँ पर सब जगह एग्ज़ाम दे सकते हैं इंडिया में, वहाँ आप हिंदी भाषी स्टेट्स जो हैं उसके अंदर आप एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन होता है तो वहीं नौकरी करने में भारत में क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, ये ऐसे क्षेत्र, झारखंड, जहाँ पर आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, आराम से हो सकता है। J&K में भी आपका आराम से हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप आराम से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, बस अपना सब्जेक्ट बहुत बढ़िया कर लीजिए। और जब भर्ती आ जाए उसके बाद आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसमें साइकोलॉजी जो है, यदि जो मेथड एंड पेडागॉजी है वो आप
पढ़ना चाहे तो पहले भी पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर अभी केवल और केवल टारगेट सब्जेक्ट पर करना चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकी तो डिसाइड आपको करना है। आदमी समझदार होता है, तार्किक होता है, और वो जो फैसला करता है वो बहुत सोच समझ कर करता है, ये हम सब जानते हैं। बस उससे गलती एक होती है कि वो गलत यदि बुस्ट हो जाए तो गलत रास्ता अपना लेता है, ये नहीं करना चाहिए। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके बीच आता रहूँगा, बात हमारी होती रहेगी। और बाकी बातें आप ऐप पर जाइए, मैसेज करिए, देखिए, कोशिश करिए और आराम से जुड़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी में ज़रूरी है मुस्कुराना, हंसना और माँ बाप के सपनों पर खरा उतरना, ये बहुत ही ज़रूरी है और कुछ भी नहीं। थैंक यू विद्यार्थियों।